Hello everybody, good evening to all of you and welcome to E-Sadal. This is Dr. शिवानी भार्गव। आज का जो हमारा सेशन है बेटा, हम लोग सेल बायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में लास्ट क्लास में मैंने आपको साइटोप्लाज्म के बारे में, सेल ऑर्गेन्स क्या है, साइटोसॉल क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसके कंपोनेंट सिस्टम, ट्यूब्यूल, वेसिकल्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, ये तमाम चीजें हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में, ईआर के बारे में पढ़ चुके हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट सेशन। इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से आज हम शुरू करेंगे। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट द सेम। इससे पहले कि मैं इस सेशन की शुरुआत करूं, जो बच्चे नए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, उन्हें मैं अपने बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बता देती हूँ। मैं सेल्फ डॉक्टर शिवानी भार्गव, मैं पिछले 8 से 10 सालों से ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। मैं अपने अभी तक के करियर में लाखों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुकी हूँ और मेरे पढ़ाए गए बच्चे आपको इंडिया के ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर मिल जाएंगे। दिस इज माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल t.me/Dr. शिवानी। इससे जरूर से जुड़ जाए। इससे क्या फायदा होगा, मेरे जितने भी जो हैंड रिटन नोट्स है ना, जो मैं यहाँ लिखाती हूँ, ये सारे आपको यहाँ मिलते हैं। आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, आपको मेरे बारे में सारे अपडेट्स मिलते हैं, सेशन के लिंक मिलते हैं, प्लस ये आपके हमारे कॉन्वर्सेशन का एक जरिया है। तो आप कमेंट्स यहाँ पर जो करने का ऑप्शन होता है वो पढ़ती हूँ, तो ये आपके हमारे कॉन्वर्सेशन का एक जरिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जरूर से जुड़ना है। आप अगर एक प्रॉपर तरीके से नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं, 4 लेयर डाउट सॉल्विंग, 4 लेयर मेंटरशिप प्रोग्राम, पर्सनलाइज्ड अटेंशन, हर एक बच्चे को लाइव इंटरेक्शन, अगर आप एक सिस्टमैटिक मैनर में नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं तो आप E-Sadal के पेड प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। पेड प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी अगर आप फाइनेंशियली वेल नहीं है तो E-Sadal की एक अनूठी पहल है पढ़ो इंडिया मूवमेंट। पढ़ो इंडिया मूवमेंट के तहत हम लोग सिर्फ 3900 में 12th और ड्रॉपर्स के लिए, 3200 में सिर्फ 11th वालों के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 320 रुपये पड़ेगा आपको 12th और ड्रॉपर्स को। 320-330 रुपये महीने के हिसाब से हम यहाँ पर कोर्स दे रहे हैं पढ़ो इंडिया मूवमेंट के थ्रू। सिर्फ 7500 सीट है, वो भी सिर्फ मेडिकल नहीं, जेई नीट दोनों के लिए। तो आप तुरंत सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इतना तो मतलब 12-13 रुपये पर डे के अफोर्ड किया जा सकता है, वो वर्थ इट है। ठीक है, तो आप इस सब्सक्रिप्शन रिलेटेड को क्वेरी के लिए आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कैसे क्या जुड़ना है सब कुछ। ठीक, चलिए ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब हम देख चुके हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये सब हमने कल कर लिया था। अरे यार, इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये हम पढ़ेंगे, वैसे ही पढ़ेंगे। पहले अपने पार्टर में पढ़ाऊंगी, फिर मैं एनसीईआरटी डिकोड करूंगी। ठीक है, पीपीटी देख के घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हैंड रिटन ही जाएगा कल की तरह। ठीक है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात, तो ये जो किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ये नाम पड़ा है, कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी ने सबसे पहले न्यूक्लियस के पास, कैमिलियो गोल्जी ने सबसे पहले नियर द न्यूक्लियस एक डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया। इसी का नाम बाद में उन्हीं के नाम पर, दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडी आफ्टर हिम, इन्हीं के ऊपर उसका नाम पड़ गया गोल्जी बॉडी। ठीक है, कैमिलियो गोल्जी फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस और these was later named Golgi body after him. These were later named Golgi bodies after him. उनके बाद इनका नाम उन्हीं के ऊपर पड़ गया गोल्जी बॉडी। डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर को जो नियर द न्यूक्लियस कैमिलियो गोल्जी ने देखा था। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, गोल्जी बॉडी को और भी किन किन नामों से जाना जाता है। गोल्जी बॉडी ऑल्सो नेम्ड एज लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, बिकॉज इट इज रिच इन लिपिड। इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं, दैट इज द प्लांट गोल्जी बॉडी। ठीक है, लिपोकॉन्ड्रिया भी कह रहे हैं बिकॉज इट इज रिच इन लिपिड। इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं, दैट इज द प्लांट गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी के आसपास जो साइटोप्लाज्म होता है ना, द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के आसपास जो साइटोप्लाज्म है उसमें सेल ऑर्गेनल या तो होते ही नहीं है या फिर बहुत कम होते हैं।
इसीलिए इसे जोन ऑफ, ये देखो, द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द गोल्जी बॉडी हैव फीवर और नो अदर ऑर्गेनल, इसीलिए इसे गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस और जोन ऑफ एक्सक्लूजन भी कहा जाता है। समझ पाए? सबसे पहले तो हमने बात की कि कैमिलियो गोल्जी ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया एक डेंसली स्टेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर को नियर द न्यूक्लियस, और इसको बाद में, इन्हीं के बाद इनका नाम पड़ गया गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को हम लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं बिकॉज इट इज रिच इन लिपिड। इसे हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं, दैट इज द प्लांट गोल्जी बॉडी। फिर जो साइटोप्लाज्म है ना, द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द गोल्जी बॉडी हैव फ्यू और नो अदर ऑर्गेनल्स। द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द गोल्जी बॉडी हैव फ्यू और नो अदर ऑर्गेनल, इसे आप कहते हैं गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस और जोन ऑफ एक्सक्लूजन। इसे आप कहते हैं गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस और जोन ऑफ एक्सक्लूजन। ठीक है, फिर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके भी 3 पार्ट है, दैट इज द सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। क्या है डिटेल इसके बारे में हम पढ़ेंगे, पहले इतना आप नोट आउट कर लो। क्या क्या चीजें बताई, क्लास में ही याद होना चाहिए, हम इतनी बार इसको रिवीजन कर लेते हैं यहीं पर। सबसे पहले किसके ऊपर ये नाम पड़ा है, तो एक बंदे थे जिनका नाम था कैमिलियो गोल्जी। इन्होंने सबसे पहले देखा, कैमिलियो गोल्जी he first observed densely stained reticular structure. First observed densely stained reticular structure around the nucleus. This was later named, इसको बाद में नाम दे दिया गया गोल्जी बॉडी, आफ्टर हिम। इन्हीं के ऊपर इनका नाम पड़ गया गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी को और भी किन किन नामों से जानते हैं? गोल्जी बॉडी also named as, किन किन नामों से जाना जाता है बेटा गोल्जी बॉडी को? एक तो हमने कहा लिपोकॉन्ड्रिया, दैट इज रिच इन लिपिड्स, लिपोकॉन्ड्रिया, और एक हम कहते हैं इसे डिक्टियोसोम। ठीक है, लिपोकॉन्ड्रिया मतलब रिच इन लिपिड्स, डिक्टियोसोम दैट इज द प्लांट गोल्जी बॉडी। ठीक, नेक्स्ट वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द जोन ऑफ एक्सक्लूजन या फिर गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस किसे कहते हैं। तो हमने बात की, नेक्स्ट वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस, या फिर हम कहते हैं बेटा जोन ऑफ एक्सक्लूजन। गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस या फिर कह दीजिए जोन ऑफ एक्सक्लूजन। ये क्या होता है बेटा, तो हमने बात की थी कि जो गोल्जी, द साइटोप्लाज्म near the Golgi body, the cytoplasm surround the Golgi body,
द साइटोप्लाज्म अराउंड द गोल्जी बॉडी हैव, या तो बहुत कम होंगे या होंगे ही नहीं, दे हैव फ्यूअर और नो अदर ऑर्गेनल, हैव फ्यूअर और नो अदर ऑर्गेनल्स। इसे आप कहते हैं कॉल्ड गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस, या फिर कह दीजिए जोन ऑफ एक्सक्लूजन। आ गई बेटा बात समझ में? गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस या जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या है कि इसके आसपास जो साइटोप्लाज्म है ना, गोल्जी बॉडीज के आसपास जो साइटोप्लाज्म है वहां पर या तो ऑर्गेनल होंगे नहीं या तो बहुत कम होंगे, जैसे आप कहते हैं गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस या फिर जोन ऑफ एक्सक्लूजन। नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। तो एज आई टोल्ड यू इसके भी वही 3 कंपोनेंट्स हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज द सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स या हम कहेंगे वेसिकल्स। ठीक है, गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके 3 कंपोनेंट हैं, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। एक एक का डिटेल डिस्कशन हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द फर्स्ट स्ट्रक्चर, फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज द सिस्टर्ने। ठीक, सिस्टर्ने क्या है ध्यान से सुनिएगा आप। ये फ्लैट डिस्क शेप, दीज आर द फ्लैट डिस्क शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे, दीज आर फ्लैट डिस्क शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर। और बहुत सारे सिस्टर्ने से स्टैक में एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं। मैनी सिस्टर्ने आर अरेंज्ड इन a stack parallel to each other. These are the flat disc shaped sack like structure जो कि stacks में अरेंज्ड है, which are arranged in a stack parallel to each other. ठीक है, इसके डायमीटर की बात करें तो 0.5 to 1 mm डायमीटर है। इसके सिस्टर्ने के अंदर एक डेंस ओपेक मटेरियल होता है, डेंस ओपेक मटेरियल इनसाइड द सिस्टर्ने इज कॉल्ड नोड्स। ठीक है, नंबर ऑफ सिस्टर्ने प्रेजेंट, वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्ने प्रेजेंट इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सिस्टर्ने की बात करी तो ये आपके फ्लैटेंड डिस्क शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है विच आर अरेंज्ड इन अ स्टैक पैरेलल टू ईच अदर। डायमीटर 0.5 to 1 mm है, विच आर अरेंज्ड इन अ स्टैक पैरेलल टू ईच अदर। डायमीटर 0.5 to 1 mm है। सिस्टर्ने के अंदर जो डेंस ओपेक मटेरियल प्रेजेंट होता है इसे आप कहते हैं नोड्स। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे सिस्टर्ने, वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्ने प्रेजेंट इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब हम बात कर रहे हैं, एक तो है सिस फेस और द फॉर्मिंग फेस क्या होता है, और दूसरा हम पढ़ते हैं इसमें ट्रांस फेस। सिस फेस और फॉर्मिंग फेस क्या है, और एक पढ़ते हैं आप ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस फेस और फॉर्मिंग फेस की। जो कॉन्वेक्स सरफेस है सिस्टर्ने का, सिस फेस और फॉर्मिंग फेस की बात करें तो जो कॉन्वेक्स सरफेस है सिस्टर्ने का विच इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, कॉन्वेक्स सरफेस सिस्टर्ने का जो न्यूक्लियस की तरफ है उसे आप कहेंगे सिस फेस और द फॉर्मिंग फेस। व्हाट इज द ट्रांस फेस और द मैच्योरिंग फेस, कॉन्केव सरफेस जो है सिस्टर्ने का जो कि मेम्ब्रेन की तरफ है उसे आप कहेंगे ट्रांस फेस एंड द मैच्योरिंग फेस। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले सिस्टर्ने की बात हुई तो हमने बात की कि ये आपकी फ्लैट, दीज आर फ्लैट
disc shaped, sac like structure which are arranged in a stack parallel to each other, diameter 0.5 to 1 mm. और जो dense opaque material present होता है inside the cisternae से आप कहते हैं nodes. Varied number of cisternae are present in the Golgi complex. फिर हमने बात की सिस फेस और फॉर्मिंग फेस क्या है, तो कॉन्वेक्स सरफेस जो है सिस्टर्ने का विच इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इसे सिस फेस और फॉर्मिंग फेस कहते हैं. व्हाट इज द ट्रांस फेस और द मैच्योरिंग फेस, जो कॉन्केव सरफेस जो है सिस्टर्ने का विच इज टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, इसे आप ट्रांस फेस और मैच्योरिंग फेस कहेंगे. और ये जो दोनों फेस है सिस फेस एंड ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनल आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड. सिस फेस और फॉर्मिंग फेस जो है ऑर्गेनल का ऑफ द ऑर्गेनल ये एंटायरली डिफरेंट है बट आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं. ठीक है, तो इतना लिख लो पहले. सिस्टर्नी के बारे में बात की है, तो दीज आर, कैसा ये फ्लैट डिस्क शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर है. These are flat, disc-shaped, sac-like structure है, जो कि बेटा stacks में एक के ऊपर एक parallel to each other present होते हैं, which are arranged in stack. ब्रैकेट में लिख लो parallel to each other, parallel to which are arranged in stack, ब्रैकेट में लिख लीजिए parallel to each other present होते हैं. ठीक है, डायामीटर, इसका डायामीटर की अगर हम बात करें तो 0.5 mm to 1 mm. ठीक है, और सिस्टर्नी के अंदर जो डेंस ऑपेक मटेरियल प्रेजेंट होता है, डेंस opaque material present inside the cisternae इसे हम कहते हैं nodes. And as I told you, varied number of cisternae, varied number of cisternae present inside the Golgi body. अब उसने एक बात कही, what do you mean by the cis phase? What do you mean by the cis phase? या फिर फॉर्मिंग फेज क्या होता है? सिस फेज और फॉर्मिंग फेज क्या है? तो हमने बात की जो कॉन्वेक्स सरफेस जो है सिस्टर्ने का, कॉन्वेक्स सरफेस जो है सिस्टर्ने का, कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ सिस्टर्ने जो कि न्यूक्लियस की तरफ है, विच इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ सिस्टर्ने विच इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इसे हम कहेंगे, इट इज कॉल्ड सिस फेस और फॉर्मिंग फेज. फिर एक टर्म हमने पढ़ा ट्रांस फेस और मैच्योरिंग फेज क्या होता है. ट्रांस फेज, ठीक है. ट्रांस फेज की बात की, दिस इज द कॉनकेव
सरफेस ऑफ सिस्टर्नी, जो कि मेम्ब्रेन की तरफ है, विच इज टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। इसे आप कहेंगे ट्रांसफेस और मैच्योरिंग फेज। ठीक है, इसको आप कहते हैं ट्रांसफेस और द मैच्योरिंग फेज। मेरे हिसाब से यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर हमने बात की थी सिस एंड ट्रांसफेस जो है, दे आर सिस एंड ट्रांसफेस ऑफ द ऑर्गेनल एंटायरली डिफरेंट होते हैं बट इंटरकनेक्टेड है। लिखवा दूंगी मैं बाद में, बट इनर कनेक्टेड होते हैं। सिस एंड ट्रांसफेस जो है ना ऑर्गेनल के एंटायरली डिफरेंट बट इनर कनेक्टेड। फिर हमने ट्यूब्यूल्स की बात की। ठीक है, ट्यूब्यूल्स जो है ये ब्रांच्ड इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद सिस्टर्नी। ब्रांच्ड इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सिस्टर्नी। वेसाइकल, ट्रांजिशन वेसाइकल्स एंड मैच्योर वेसाइकल्स होते हैं। ठीक है, ट्यूब्यूल्स दीज आर ब्रांच्ड इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज एसोसिएटेड विद सिस्टर्नी। ये ट्रांजिशन वेसाइकल्स हैं, मैच्योर वेसाइकल्स हैं। ठीक है, पहले इतना लिख लो, फिर मैं आपको फंक्शंस लिखवाऊंगी। ये हो गया, ये लिख लो, सिस एंड ट्रांसफेस of organelle are entirely different but interconnected है। This is all about the cisternae। नेक्स्ट हमने बात की ट्यूब्यूल्स के बारे में। ये जो है ट्यूब्यूल्स जो है, दीज आर ब्रांच्ड इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। दीज आर ब्रांच्ड इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर associated with cisternae। फिर तीसरा जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं दैट इज द वेसाइकल। वेसाइकल्स में एक तो ट्रांजिशन वेसाइकल्स एंड मैच्योर वेसाइकल्स। There is transition vesicles and mature vesicles। ठीक है, इसके बाद बेटा ये तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया गोल्जी बॉडी का, दैट इज अबाउट द सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स। नेक्स्ट वी हैव अ डिस्कशन अबाउट द फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। इसके फंक्शंस क्या हैं ये हम पढ़ेंगे। देखो इतना क्लियर हो गया ना बेटा, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल्स, ये पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं। ये देखो सिस फेस और द फॉर्मिंग फेज क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो आप, ये देखो ये आपके सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी। तो जो कॉन्वेक्स सरफेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होगा सिस फेस, और जो कॉन्केव सरफेस टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन होगा वो ट्रांस फेस और द मैच्योरिंग फेस। ये सिस्टर्नी है, पैरेलली स्टैक्स में एक दूसरे के एक के ऊपर एक अरेंज है ना, फ्लैटेंड। ठीक है, डिस्क शेप, सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्टैक्स में एक के ऊपर एक अरेंज है। दिस इज द सिस्टर्नी।
ठीक है, ये वेसाइकल्स हैं, ये वेसाइकल्स हैं बेटा, ये वेसाइकल्स हैं, ठीक है, ये वेसाइकल्स हैं। इसमें ट्रांजिशन वेसाइकल्स और मिक्सचर वेसाइकल्स मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। ये सिस्टर ने, देख सकते हैं ना, ये सिस्टर ने गोल्जी एपरेटस में। फंक्शंस की बात करें हम तो जो मेन फंक्शन है सेल सिक्रीशन, चीफ फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडी सिक्रीशन यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। मेजर फंक्शन जो है ना, चीफ फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज द सिक्रीशन और द एक्सपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। इसमें 3 स्टेप है सिक्रीशन और एक्सपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल में। क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम किसी भी चीज को बाहर भेजना है ना, इसको रटने का तरीका बता रही हूँ। एक्सपोर्ट कर रहा है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सामान खरीदेंगे, कहीं से रिसीव करेंगे। तो गोल्जी बॉडी रिसीव द मटेरियल, ये मटेरियल को रिसीव करती है कहां से, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से, इसके सिस फेस के थ्रू। इसके जो फंक्शंस हैं, एक तो है उसमें सेल का सिक्रीशन, चीफ फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडी सिक्रीशन यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, सेल सिक्रीशन इसका चीफ फंक्शन, सिक्रीशन यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। किसी भी चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बाहर भेजना है, तो क्या क्या स्टेप्स होंगे याद करने का तरीका कि पहले तो आप मटेरियल कहीं से कलेक्ट करोगे। तो गोल्जी बॉडी रिसीव द मटेरियल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से रिसीव करती है सिस फेस के थ्रू। गोल्जी बॉडी रिसीव द मटेरियल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम थ्रू इट्स सिस फेस। फिर आपने जो भी मटेरियल लिया आप इसे मॉडिफाई करोगे, कुछ अपना ट्विस्ट डालोगे ना, तभी तो, नहीं तो फिर जहां से लिया वही आप एक्सपोर्ट कर दोगे, तो फिर आपका क्या है उसमें, आपका ब्रांड वैल्यू तो है ही नहीं। याद करने का तरीका है ये बस। तो रिसीव कर लिया, अब आप उसमें कुछ केमिकली मॉडिफाई करोगे। दीज मटीरियल आर केमिकली मॉडिफाइड बाय गोल्जी बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड टेक प्लेस इन द गोल्जी, ये कुछ नहीं। इसके बाद होता है दीज मटीरियल आर केमिकली मॉडिफाइड बाय द गोल्जी बॉडी। फिर मॉडिफिकेशन हो गया, आफ्टर केमिकल मॉडिफिकेशन फिर आप एक्सपोर्ट करने के लिए उस मटेरियल को पैक करोगे। दे आर पैक्ड इन वेसाइकल्स, पैक करके उसे पिंच कर दोगे। These vesicles are pinched off from the transface of Golgi body और फिर आप इसे बाहर के लिए निकाल दोगे। पहला फंक्शन जो है ये सेल सिक्रीशन, चीफ फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज सेल इज सिक्रीशन और द एक्सपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल है। इसमें हमने पढ़ा कि क्या क्या स्टेप्स होंगी। सिक्रीशन इन्वॉल्व द 3 स्टेप। सबसे पहले क्या करोगे, द मटीरियल इज रिसीव्ड, मटेरियल को रिसीव करती है गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से इसके सिस फेस के थ्रू। तो द मटेरियल, गोल्जी बॉडी रिसीव द मटेरियल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम थ्रू इट्स सिस फेस। मटेरियल को रिसीव करने के बाद क्या करेंगे आप, केमिकली मॉडिफिकेशन करोगे। दीज मटेरियल आर केमिकली मॉडिफाइड बाय द गोल्जी बॉडी। फिर केमिकली मॉडिफाई करने के बाद पैक करोगे, फिर पिंच कर दोगे और फिर भेज दोगे। फिर आफ्टर केमिकल मॉडिफिकेशन मटेरियल आर पैक्ड इन वेसाइकल्स and material are packed in vesicles। फिर ये जो vesicles are pinched off from transface of Golgi body। This vesicles are pinched off from transface of Golgi body and discharge outside the cell। फिर आप सेल के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो सेल सिक्रीशन चीफ फंक्शन है। सबसे पहले Golgi body receive the material from endoplasmic reticulum through its cis phase। फिर the material is chemically modified by the Golgi body। After chemical modification, the material is packed by the material is packed inside the vesicle। The material are packed in vesicle। फिर these vesicle are pinched off from the transface of Golgi body and discharged outside the cell। ये एक काम है। ठीक है, तो ये पहला फंक्शन लिखो। पहला फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स की हम बात करें, आ जाओ। फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है सेल सिक्रीशन। कैसे होता है, तो मेन फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस पढ़ेंगे बट चीफ फंक्शन यही है। चीफ फंक्शन ऑफ Golgi body, chief function of Golgi body secretion। chief function of Golgi body is secretion।
चीफ फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, सेल सिक्रीशन जो है इसका चीफ फंक्शन जो है गोल्जी बॉडी का इज सिक्रीशन या फिर कह दो एक्सपोर्ट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। फिर एज आई डिस्कस्ड कि सिक्रीशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, सिक्रीशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। आप ये मान लो आप रेस्टोरेंट में खाना बना के स्विगी से ऑर्डर आया है उसको भेजना है, तो वही स्टेप्स हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो भी बनाना है, मान लीजिए पास्ता बनाना है तो आप कच्चा पास्ता खरीदोगे पहले तो कहीं से, तो आप क्या करोगे, मटेरियल गोल्जी बॉडी, सबसे पहला स्टेप है गोल्जी बॉडी रिसीव मटेरियल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, through its sys phase, ठीक है भाई, मटेरियल ले लिया, पास्ता आ गया। अब पास्ता बनाओगे आप, कच्चा पास्ता थोड़ी भेजना है, तो मटेरियल जो है, मटेरियल केमिकली मॉडिफाइड, पका लिया आपने, केमिकली मॉडिफाइड बाय गोल्जी बॉडी, यानी कि भी बन गया। अब क्या करोगे, अब आप पैकिंग करोगे। आफ्टर केमिकल मॉडिफिकेशन के बाद क्या होता है, आफ्टर केमिकल मॉडिफिकेशन मटेरियल को वेसाइकल्स में पैक कर दिया जाएगा। मटेरियल इज पैक्ड इन वेसाइकल्स, फिर से पिंच करेंगे, वेसाइकल्स आर पिंच्ड ऑफ, वेसाइकल्स आर पिंच्ड ऑफ through its transphase। पैक हो गया। अब स्विगी वाले भैया से कहेंगे भैया ले जाओ एंड ट्रांसफर, रटने का तरीका बता रही हूं बस ये, एंड ट्रांसफर आउटसाइड द सेल। ये है इसका चीफ मेन फंक्शन, दैट इज द सिक्रीशन, सेल सिक्रीशन। अब वो कह रहा है कि आप गोल्जी बॉडी जो है ना, फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे, अब वो कह रहा है कि जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं विच आर टू बी सेंट आउटसाइड द सेल, ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स जो बाहर जाते हैं सेल से, विच आर सेंट आउटसाइड टू द सेल, ये गोल्जी बॉडी के थ्रू ही जाते हैं। ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल विच आर टू बी सेंट आउटसाइड द सेल, ये मूव थ्रू द गोल्जी बॉडी, इसीलिए गोल्जी बॉडी को डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल और मिडिल मैन ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, उसे सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कहा था एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को, इसे डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल और मिडिल मैन ऑफ सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल जो हमें बाहर भेजने, विच आर टू बी सेंट आउटसाइड द सेल, ये गोल्जी बॉडी के थ्रू ही मूव करते हैं, मूव थ्रू द गोल्जी बॉडी, इसलिए डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल और मिडिल मैन ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, लिख लो ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल, लिख लो ये पॉइंट। अरे यार as I told you, all the macromolecule which are to be sent outside the cell, किसके थ्रू मूव करता है? गोल्जी बॉडी के थ्रू
मूव थ्रू गोल्जी बॉडी, इसीलिए इसे कहते हैं सो इट इज ऑल्सो नोन एज, इसे किस भी नाम से और जाना जाता है, इसे कहते हैं डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक इन सेल, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक इन सेल, या फिर कह दीजिए मिडिल मैन ऑफ सेल और मिडिल मैन ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे डायरेक्टर मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक इन सेल और मिडिल मैन ऑफ सेल भी हम कहते हैं, ठीक है भाई। अब वो क्या कह रहा है, ये तो हो गया मिडिल मैन ऑफ सेल तक। नेक्स्ट, लाइजोसोम का फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम, ये गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दोनों का, इट इज कलेक्टिव फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। एक तो लाइजोसोम का फॉर्मेशन है, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल भी इसका काम है। फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम, इट इज द कलेक्टिव फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। लाइजोसोम के अलावा हमने बात की सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल, सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल फॉर्मेशन, ये भी काम है। एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग द स्पर्मियोजेनेसिस, ये भी इसका काम है। फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, ये सब इसका काम है। देखो नेक्स्ट फंक्शन, एक तो सेल सिक्रीशन हो गया। नेक्स्ट फंक्शन हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम की बात करें तो हमने बात की इट इज कलेक्टिव फंक्शन ऑफ, दोनों का काम है, इट इज कलेक्टिव फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। नेक्स्ट फंक्शन हमने बात की सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल, ये भी आपके इसी का काम है। एक काम हमने कहा सेल प्लेट फॉर्मेशन, that is the phragmoblast, during the cell formation. And acrosome का formation during spermiogenesis, formation of acrosome during spermiogenesis। ये सब आपके गोल्जी बॉडी के फंक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, सेल प्लेट फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल, फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम, और चीफ फंक्शन और मेन फंक्शन इज द सेल सिक्रीशन और द एक्सपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। इतना तक हम कर चुके हैं, ठीक है, ये पूरा हम पढ़ चुके हैं। अभी लाइजोसोम हमें डिस्कस करना है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लाइजोसोम है। बट लाइजोसोम को डिस्कस करने से पहले बेटा हम यहां तक की एनसीईआरटी डिकोड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सभी लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन अप कर लो। तो बेटा एनसीईआरटी देख लेते हैं इसका। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम तो हम कर चुके थे, दिस इज अबाउट द गोल्जी apparatus।
मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ। इसका एनसीईआरटी डिकोड अब हम कर लेते हैं। हमने ये बात कर ली कि कैमिलियो गोल्जी ने सबसे पहले डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस के पास देखा और इसके बाद इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ गया इन्हीं के बाद। तो देखो, कैमिलियो गोल्जी फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस और इसका नाम पड़ गया गोल्जी बॉडी इसके बाद। ठीक है, हमने बात की थी इसके कंपोनेंट्स के बारे में, तो हमने बात की थी सिस्टर ने है, ट्यूब्यूल्स है, वेसाइकल्स है। अब इसने लिखा है दीज वर लेटर दे कंसिस्ट ऑफ मेनी। सिस्टर ने क्या बताया था, फ्लैट डिस्क शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर है, अरेंज्ड इन स्टैक पैरेलल टू ईच अदर, डायमीटर 0.5 to 1 mm है। तो देखो, दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप सैक और सिस्टरने ऑफ 0.5 to 1 mm इन डायमीटर। ठीक है, जो कि विच आर अरेंज इन स्टैक पैरेलल टू ईच अदर। तो सिस्टरने के बारे में ये सब कुछ हमने सिस्टरने अलग से हेडिंग डाल के लिख लिया था। हमने बात की थी फिर कि वेरिएट नंबर ऑफ सिस्टरने प्रेजेंट होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। द गोल्जी सिस्टरने आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस। अब हमने सिस फेस और फॉर्मिंग फेस की बात की थी कि कॉन्वेक्स सरफेस जो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस है। तो देखो, सिस्टरने आर कॉन्सेंट्रिकली नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग फेस। वही है ना सिस और फॉर्मिंग, कॉन्वेक्स फेस विच इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो ये सिस और फॉर्मिंग फेस हो गया। और कॉन्केव पार्ट ऑफ द सिस्टरने विच इज टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, ये ट्रांसफेस और मैच्योरिंग फेस होगा। देखो, कॉन्केव, ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस है। ठीक है, द सिस एंड द ट्रांसफेस ऑफ द ऑर्गेनल आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड है, हमने बात कर ली थी। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसके फंक्शंस के बारे में सीधा। तो हमने चीफ फंक्शन पढ़ा था सेल सिक्रीशन। सेल सिक्रीशन में हमने वो तमाम चीजें बात की थी कि स्टेप सबसे पहले आप मटेरियल को कलेक्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से, फिर उसको केमिकली मॉडिफाई करते हैं। केमिकली मॉडिफाई करने के बाद आप वेसाइकल्स में पैक कर देंगे पिंच ऑफ करके, देन सेंट आउटसाइड द सेल। ये पढ़ा था। देखो, द गोल्जी apparatus principally perform the function of पैकेजिंग मटेरियल को पैक करते, सिक्रीशन का एक स्टेप था, टू बी डिलीवर्ड ईदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल। ठीक है, इंट्रासेलुलर टारगेट में सीक्रेट कर सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं। तो यानी कि उसने सेल सिक्रीशन के स्टेप्स को डिटेल में दिया है। मटेरियल टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम फ्यूज विद द सिस ऑफ गोल्जी apparatus, हमने बात की थी ना सिस फेस की तरफ से, और move toward the maturing phase. This explains why the Golgi apparatus remain in close association with the endoplasmic reticulum. इसीलिए तो इसे डायरेक्टर ऑफ, क्योंकि सारे सब्सटेंस जो जाएंगे वो इसी के थ्रू जाएंगे, इसे मिडिल मैन ऑफ सेल और डायरेक्टर मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक ऑफ द सेल भी कहा जाता है। A number of protein synthesized by the ribosome, प्रोटीन सिंथेसिस करता है ना राइबोसोम, on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus, केमिकली मॉडिफाई हो रहे हैं बिफोर दे रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेस। मतलब वही मटेरियल को कलेक्ट कराए, फिर केमिकली मॉडिफाई होते हैं बाहर भेजने से पहले। गोल्जी apparatus इज द इंपॉर्टेंट साइड, ये पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करना है। गोल्जी apparatus इज द इंपॉर्टेंट साइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट साइट है गोल्जी apparatus। ये पॉइंट मैं एडिशन एड, गोल्जी apparatus इज द इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। लिख ही लो, ये बस इतना ही दे रखा है एनसीईआरटी में। उसके बाद लाइजोसोम दे रखा है, वो हम पढ़ेंगे। तो ये वाला पॉइंट लिख लो। नेक्स्ट हमने लिखा गोल्जी apparatus जो है, गोल्जी apparatus जो है इज द इंपॉर्टेंट साइट for the synthesis of
ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स के लिए। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको? सो या दिस इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द लाइजोसोम। लाइजोसोम के बारे में हम बात करेंगे। यहां तक कि एनसीईआरटी भी डिस्कस हो चुकी, गोल्जी apparatus पूरा हम पढ़ चुके। नेक्स्ट वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द लाइजोसोम। तो देखिए क्या है, लाइजोसोम की बात करें बेटा तो ये मेम्ब्रेन बाउंड, राइबोसोम जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। लाइजोसोम जो है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है विच इज फॉर्म्ड बाय द पैकेजिंग, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी apparatus, उससे बना है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है लाइजोसोम which is formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। ठीक है, इसमें लाइजोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, द आइसोलेटेड लाइजोसोम वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन कौन से होते हैं डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो लाइजोसोम क्या है पढ़ना है कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। दिस आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर which is formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। जो एक आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल है, जो एक आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल है, दे हैव बीन फाउंड टू बी रिच इन, मतलब बहुत सारे लाइसोजाइम एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन कौन से? हाइड्रोलेज है, लाइपेज है, प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब होते हैं। और ये लगभग एसिडिक पीएच पर, विच इज ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच 5 पर एक्टिव होते हैं। ठीक है, लिखो लाइसोसोम की बात की है बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड है। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड, membrane bound vesicular structure है। These are the membrane bound vesicular structure जो कैसे बना है, which is formed by the process of, which is formed by the process of packaging in Golgi apparatus। ठीक है, which is formed by the process of packaging in Golgi apparatus, which is formed by the process of packaging in Golgi apparatus। ऐसे बना है। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में रिच होता है द आइसोलेटेड vascular lysosome are rich in almost all hydrolytic enzymes। कौन कौन से एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा? हाइड्रोलेज है, लाइपेज है, प्रोटीएज एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेज है, ये सब होते हैं जो कि कब एक्टिव होते हैं? दीज एंजाइम्स
are active at 5 pH पर, are active at acidic pH। इस pH पर ये जो है एक्टिव रहते हैं बेटा। देखो हाइड्रोलाइज, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम जो कि एसिडिक पीएच पर एक्टिव रहते हैं। ठीक है, दीज एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन ये कर सकते हैं। मैमेलियन आरबीसी को छोड़कर दे वर रिपोर्टेड फ्रॉम ऑल एनिमल सेल, सब जगह प्रेजेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ मैमेलियन आरबीसी दे वर रिपोर्टेड फ्रॉम ऑल सेल। ठीक है, ये एंजाइम, दीज एंजाइम आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड द न्यूक्लिक एसिड। मैमेलियन आरबीसी को छोड़कर दे वर रिपोर्टेड बाय ऑल एनिमल सेल। ठीक है, लिखो, पहले इतना लिख लो फिर ये आगे पढ़ेंगे। लिखिए, हमने बात की ये जो एंजाइम्स हैं, these enzymes are capable of digesting carbohydrate, protein, protein, lipid and nucleic acid, carbohydrate, protein, lipids and nucleic acid, इनका हाइड्रोलाइज, इस ये जो एंजाइम्स हैं ये कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। इसके बाद हमने यहां पर देखा था बेटा, अच्छा ये तो मैंने पढ़ा दिया ना, पेरिप्लाज्मिक स्पेस पे दिया कि मैमेलियन आरबीसी को छोड़कर दे वर रिपोर्टेड इन फ्रॉम ऑल एनिमल सेल। ये भी लिख लो, ये भी लिख लो। मैमेलियन आरबीसी में बस नहीं मिलता, विद द एक्सेप्शन ऑफ मैमेलियन आरबीसी विद द एक्सेप्शन ऑफ मैमेलियन आरबीसी, बस यहां नहीं पाया जाएगा ये, उसके अलावा सब जगह है। दे वर रिपोर्टेड फ्रॉम, विद द एक्सेप्शन ऑफ मैमेलियन आरबीसी दे वर रिपोर्टेड फ्रॉम ऑल एनिमल सेल्स। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे की बात करते हैं बेटा। आओ, इसके आगे हम बात करें, ये हमने लिख लिया। इन प्लांट सेल्स में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स जो है दे फंक्शन ऑफ लाइजोसोम। प्लांट सेल के अंदर जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं यही लाइजोसोम की तरह काम करते हैं। सो इन हायर प्लांट्स लाइजोसोम्स कम देखने को मिलते हैं, बट नंबर ऑफ लाइजोसोम इज हाई इन फंगी के अंदर अच्छे खासे अमाउंट में होते हैं। प्लांट सेल में जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है दे फंक्शन एज लाइजोसोम। सो इन हायर प्लांट्स लाइजोसोम आर लेस फ्रीक्वेंट बट नंबर ऑफ लाइजोसोम इज हाई इन फंगी। नेक्स्ट, पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या है आपको पता होगा। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है ना, इसे आप पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन, इसको आप पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। एंड इट इज एनालॉगस टू लाइजोसोम इन बैक्टीरिया। एनालॉगस यानी कि फंक्शनली सिमिलर, वो लाइजोसोम की तरह ही एक्ट करता है वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस बैक्टीरिया में, यानी कि उसका काम भी डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ही है। ठीक है, फिर पहले इतना लिख लेते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस के बारे में और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स के बारे में। प्लांट सेल में, हायर प्लांट्स में लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, पहले ये वाला पॉइंट लिख लो। आज इतना ही करेंगे। फिर क्या देखा बेटा कि प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं, इन प्लांट सेल जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है,
ये लाइजोसोम की तरह एक्ट करता है. इन प्लांट सेल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फंक्शन एज लाइजोसोम. So in higher plants, lysosome are less frequent, लेकिन फंगी में अच्छे खासे हो, but their number. So in higher plants, lysosome are less frequent, but their numbers are high in fungi. ठीक बच्चे, ये काम हो गया. फिर हमने ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया. फिर हमने बात की थी पेरीप्लाज्मिक स्पेस की. हमने बात की थी पेरीप्लाज्मिक स्पेस के बारे में. तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या है? तो स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को ही आप पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस. और बैक्टीरिया के अंदर, इन बैक्टीरिया, ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है इट इज एनालॉगस. जिसको एनालॉगस का मतलब नहीं पता प्लीज आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा. एनालॉगस का मतलब होता है फंक्शनली सिमिलर. इट इज एनालॉगस टू लाइसोसोम. यानी कि यहां पर भी डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ही होता है. ठीक है, यहां पर भी डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ही आपको देखने को मिलता है. तो बेटा इतनी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. इसके बाद भी अभी बाकी है लाइसोसोम के बारे में. तो ये मैं कल की क्लास में डिस्कस कर लूंगी. पेरीप्लाज्मिक स्पेस तक मैंने आज डिस्कस कर लिया. बाकी का जो सेक्शन है हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे. नेक्स्ट क्लास में ही मैं आज गोल्जी ऑपरेटस का तो एनसीईआरटी डिकोड कर चुकी हूँ. लाइसोसोम हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ही मैं लाइसोसोम का एनसीईआरटी डिकोड करूंगी, क्योंकि टॉपिक खत्म होने के बाद ही हम उसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करेंगे. सो या दैट्स इट. It is all about this. It is all about my today's class. Thank you so much guys for watching this video. Please hit the like button if you really like this video and share the link as much as you can. चैनल पे नए हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. कोटा स्टडी मटेरियल क्वेश्चन डिकोड सीरीज मैं बहुत जल्द अपने इस चैनल पर शुरू करूंगी. आप इसलिए फटाफट से 40 के सब्सक्राइबर, एक छोटू सा टारगेट दिया है मैंने, आप उसको कर लीजिए. तो हम इसके नेक्स्ट डे से ही आपके जो है कोटा क्वेश्चन मटेरियल क्वेश्चन प्रैक्टिस डिकोड सीरीज में यहाँ पर शुरू कर दूंगी. ठीक है, बस आज के लिए इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी सुबह 8:30 बजे लाइव सेशन के साथ, जिसमें हम 12th का टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं. आज हमने थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम के बारे में पढ़ा. कल मैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये सब आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. थैंक यू सो मच. बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.